हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग CIB में पेपर 4 जो न्यू सिलेबस के हिसाब से बैंकिंग रेगुलेशन एंड बिजनेस लॉज, उसमें मॉड्यूल ए यानी रेगुलेशन एंड कंप्लायंस का चैप्टर 4 का पार्ट 1 करेंगे। नाम है रिटर्न्स, इंस्पेक्शन, वाइंडिंग अप, मर्जर्स एंड एक्विजिशन। Before starting the video, I request you to please pause the video and go through the copyright disclaimer and understand that this video is for educational purposes only. Also request you to subscribe to our YouTube channel. देखिए, हर बैंकिंग कंपनी को, चाहे वो कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो चाहे बैंक हो, उनको अपना बैलेंस शीट और अकाउंट्स एनुअली प्रिपेयर करके सबमिट करना होता है RBI को एज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, जो अकाउंट्स होते हैं वो ऑडिटेड भी होने चाहिए, जिसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट वगैरह, तो प्रॉपर्ली ऑडिटेड अकाउंट्स ही उन्हें सबमिट करने होते हैं। जो ऑडिटेड बैलेंस शीट्स होती है और जो भी अकाउंट्स रिटर्न्स RBI को सबमिट किए जाते हैं, उसकी एक कॉपी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को भी सबमिट करी जाती है। इस पर्पज़ के लिए बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन यानी BFSB गठित किया गया है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऑथराइज होता है किसी भी बैंक के किसी भी एसेट को अक्वायर करने के लिए फॉर द पर्पस ऑफ अमलगमेशन और फॉर द पर्पस ऑफ प्राइवेटाइजेशन और फॉर एनी अदर पर्पस। ठीक है, तो फुल अथॉरिटी इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को। एनुअल अकाउंट्स और बैलेंस शीट के आगे समझ लेते हैं। सेबी लिस्टिंग अग्रीमेंट के हिसाब से क्लॉज 41 में कहा गया है कि जो भी लिस्टेड कंपनीज होंगी उन्हें हर बार अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्वार्टरली बेसिस पर अपने ऑडिटर्स मतलब सबमिट करने होंगे। ठीक है, तो एक लिमिटेड रिव्यू करवाया जाता है। तो देखिए, हर जो ऑडिट है वो तो एनुअल बेसिस पर होगा, इसीलिए रखा गया कि अगर सेबी लिस्टेड कंपनी है तो उस केस में हर क्वार्टरली बेसिस पर इनको अपना अनऑडिटेड बैलेंस शीट सबमिट करनी होगी। ये इसके लिए एक लॉ रखा गया है, किसके अंतर्गत? सेबी में क्लॉज 41। हर एक बैंकिंग कंपनी को अपना जो बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसको प्रिपेयर करना होता है। किसके अंतर्गत? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 29 के अंतर्गत। ठीक है, ये जो पब्लिकेशन है, मतलब जो भी उन्हें अपनी बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस जो भी प्रिपेयर किया उसको उन्हें न्यूज़पेपर में छपवाना होता है। वो न्यूज़पेपर जो भी वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंकिंग कंपनी है, उसका प्रिंसिपल ऑफिस यानी जहाँ पे हेड ऑफिस है उस एरिया में जहाँ पे सर्कुलेट हो रहा होगा न्यूज़पेपर उसमें। ठीक है, कब से कब तक? 6 महीने के अंदर अंदर, मतलब ऑडिट होने के बाद जो ऑडिटेड बैलेंस शीट है उसको 6 महीने के अंदर अंदर पब्लिश करवाना होता है। हर एक बैंकिंग कंपनी को 3 कॉपी में बैलेंस शीट और PL अकाउंट्स यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स को रिजर्व बैंक में सबमिट करना है 3 महीने के अंदर कब से? जब भी फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा उसके बाद से, या अगर क्वार्टरली बेसिस पे है तो क्वार्टरली बेसिस के अगले 3 महीने मान लो आप। सेक्शन 220 जो होता है कंपनीज एक्ट 1956 का, उसमें ये कहा गया है कि ये जो भी अकाउंट्स जो सबमिट करने हैं बैलेंस शीट का या प्रॉफिट लॉस अकाउंट का, ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को भी सबमिट करने हैं, जो भी हमने लास्ट स्लाइड में देखा था। ऑडिट एंड ऑडिटर्स देखते हैं। जो भी बैंक्स इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुए हैं उनमें ऑडिटर्स के लिए कुछ सर्टेन कंडीशंस है। वो क्या क्या है? एक तो ये है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन अगर ऑडिटर द्वारा सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, मतलब उसने मांगा और सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो ऑडिटर को रिपोर्ट करना होता है। ठीक है, जो भी ट्रांजैक्शंस कंपनी द्वारा या बैंक कंपनी द्वारा किए गए हैं, अगर ऑडिटर ने उसको कुछ नोट डाउन किया है तो उसे कि वो विद इन पावर ऑफ द कंपनी है कि नहीं, या डेलीगेशन ऑफ पावर ब्रीच कर दी गई है। जो भी रिटर्न्स फाइल करने थे ब्रांचेस को, वो एडिकेट हैं कि नहीं, ये देखना होता है। ठीक, ये ऑडिटर मतलब ये सब देखते हैं। जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट है वो उसका जो ओवरऑल जो उनका पीरियड है, मतलब जो बैंकिंग कंपनी है उसकी ट्रू पिक्चर रेसिप्रोकेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी देखना होता है। इसके अलावा यदि अन्य कोई मैटर ऑडिटर को जो भी नेसेसरी लगे कि शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी के नॉलेज में आना ज़रूरी है, तो उसको भी ऑडिटर स्पेशल रिपोर्ट करेगा। स्पेशल ऑडिट क्या होता है? स्पेशल ऑडिट क्या होता है कि RBI के पास देखिए ये पावर होती है कि वो स्पेशल ऑडिट कंडक्ट करवा सकता है। किसके अंतर्गत? सेक्शन 31B बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का जो है उसके अंतर्गत RBI के पास ये पावर होती है। तो ये जो ऑर्डर होता है ये रिजर्व बैंक की अगर को कभी भी रिक्वायर्ड लगता है वाली फॉर व्हाट्सएवर रीजन, कोई कंप्लेंट होती है या उसे कुछ किसी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है या लॉस बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में उसको डाउट हुआ कि पब्लिक का जो पैसा है उसको कुछ नुकसान हो सकता है, या पब्लिक का इंटरेस्ट जो है या बैंकिंग कंपनी का उसके जो डिपॉजिटर्स है उनका इंटरेस्ट पे अगर कोई नुकसान हो सकता है, इंटरेस्ट मतलब उनके पैसे का, तो उस केस में स्पेशल ऑडिट कंडक्ट करने के लिए RBI उसके लिए उस पर राइट है, वो ऑर्डर कर सकता है। ठीक है, जो बैंक है वो उसी के द्वारा एक मतलब अगर RBI ने कहा कि स्पेशल ऑडिट करवाइए तो बैंक को एक ड्यूली क्वालिफाइड ऑडिटर अपॉइंट करना होता है। खास बात यह है कि इस ऑडिटर का इसका पूरा खर्चा पेमेंट ये सब भी बैंक ही देगा, लेकिन इस ऑडिटर की ऑडिट को करवाने के लिए जो काम है वो कौन करता है? वो करता है आपका RBI। वो RBI के पास राइट है वो करने का। ठीक है, जो ऑडिटर है उसको एक रिपोर्ट देनी होती है RBI को कि जब मतलब इस ऑडिट के बाद में, स्पेशल ऑडिट के बाद में, कि क्या उसके फाइंडिंग्स रहे हैं। ठीक है, सबमिशन ऑफ रिटर्न्स। हर एक बैंकिंग कंपनी को एक रिटर्न सबमिट करना होता है
सेक्शन 24(3) ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत, ठीक है। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 24(3) के अंतर्गत एक रिटर्न सबमिट करना होता है। जो रिटर्न है वो हर एक मंथ एंड के 20 डेज के अंदर सबमिट हो जाना चाहिए। जो रिटर्न है उसका लिए फॉर्म 13A प्रेस्क्राइब किया गया है BR एक्ट कंपनीज रूल्स 1949 के अंतर्गत। जो रिटर्न है, वैसे आपको ये मतलब ये फॉर्म वगैरह क्या नंबर है ये याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ मंथली, एनुअली, क्वार्टरली और डेडलाइन 30 दिन की, 20 दिन, ये सब याद रखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में बेसिकली यही चीज़ें आती हैं। जो रिटर्न है उसमें सारे एसेट, डिमांड, टाइम, लायबिलिटी, सारी चीज़ें उसमें मेंशन रहेंगी। मंथली रिटर्न्स क्या होता है? मंथली रिटर्न्स का मतलब होता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेक्शन 27 BR एक्ट है उसके अंतर्गत बैंक्स को अपना, बैंक कंपनीज को हर फ्राइडे, जो भी लास्ट फ्राइडे होगा मंथ का, उसके हिसाब से अपना मंथली रिटर्न सबमिट करना होगा। ये जो रिटर्न सबमिट करना होगा ये पिछले मंथ का होगा और अगले मंथ में सबमिट करना है। जो ये रिटर्न है उसके लिए फॉर्म 14A रखा गया है, ठीक है। इसके लिए 14A के अंतर्गत आपको सबमिशन, रूल 14A सॉरी, जैसे रूल 13A था अभी पिछले वाला में था, 14A के अंतर्गत ये है। अकाउंट एंड बैलेंस शीट जो है वो विद इन 3 मंथ सबमिट करनी होंगी, जिस भी पीरियड सबमिट है, मतलब साल की अकाउंट, जैसे 31 मार्च को अगर साल खत्म हो रहा फाइनेंशियल ईयर, तो अगले 3 महीने 30 जून से पहले अकाउंट एंड बैलेंस शीट भी जमा करनी होती है, ठीक है। रजिस्टर ऑफ कंपनीज को भी जमा करनी, 3 कॉपीज में जमा करनी है। रिटर्न ऑफ एसेट्स इन इंडिया, जो बैंकिंग कंपनी है उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अंडर सेक्शन 25(1) ऑफ BR एक्ट में एक क्वार्टरली रिटर्न भी सबमिट करना होता है उसके जो भी एसेट्स इंडिया में है उससे, उसके संबंध में। ये जो रिटर्न है ये हर एक क्वार्टर के बाद 1 मंथ के अंतर्गत सबमिट करना है, ठीक है। साल में भी मतलब जो क्वार्टरली आप करो हर एक महीने में 30 दिन के अंदर करना है। जो रिटर्न है उसके लिए फॉर्म कौन सा किया गया? 14A, जो हमने लास्ट स्लाइड पे डिस्कस किया था। रिटर्न ऑफ अनक्लेम डिपॉजिट, तो अनक्लेम डिपॉजिट अब क्या होता है भाई? DAF वाला जो हमने पढ़ा था, डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड वाला, वो सेक्शन 26A के अंतर्गत होता है, जो कि RBI ने कर रखा है कि 10 साल से ऊपर अगर कोई फंड यूटिलाइज, मतलब खाते में लेन देन नहीं होता है कुछ, तो फिर वो फंड किसके पास जाता है? RBI के पास जाता है विद इन 3 मंथ। तो इसका भी स्टेटमेंट RBI को जमा करना है, किसको? बैंकिंग कंपनी को। कब? हर 30 दिन के अंदर, अभी जो कैलेंडर ईयर है उसके खत्म होने के बाद 30 दिन के अंदर। रिटर्न ऑफ कैश रिजर्व और ऑफ नॉन शेड्यूल बैंक, तो कैश रिजर्व की क्या बात हो रही है? CRR और SLR की बात हो रही है। तो जैसे कि आपको पता है कि हर एक बैंकिंग कंपनी को, चाहे वो शेड्यूल बैंक, मतलब अगर शेड्यूल बैंक अगर नहीं है तो उसके अलावा जो भी है, तो उन्हें एक अपना रिजर्व बैंक को सेक्शन 18(1) BR एक्ट के अंतर्गत अपना कैश रिजर्व का स्टेटमेंट सबमिट करना होता है। जो रिटर्न है वो बिफोर द 20th ऑफ एवरी मंथ सबमिट करना है, मतलब लास्ट मंथ का सक्सीडिंग मंथ था उसका, उसमें 20 तारीख से पहले जमा कर देना, ठीक है। इसमें दिन नहीं है बताया गया वो, और ये हर एक ऑल्टरनेट फ्राइडे का इसमें रिपोर्ट्स रहता है। फॉर्म कौन सा है? 13A। रिटर्न बाय शेड्यूल बैंक्स, तो सेक्शन 42 में बताया गया RBI एक्ट के कि शेड्यूल बैंक्स को सबमिट करना है अपना रिटर्न, डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी सबमिट, उसको किस में करना है? फॉर्म 1 जो होता है सबसेक्शन 2। आप फॉर्म 1 बताया, सेक्शन 42 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड रिटर्न ऑफ पेड इंस्ट्रूमेंट्स, जो इंडियन बैंक एसोसिएशन है उसने क्लैरिफाई किया था कि जो भी रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, चाहे वो लेजर्स हो, रिकॉर्ड्स हो, रजिस्टर्स हो, वाउचर्स हो, उनको 5 से 8 साल के लिए वैसे उनका टाइम पीरियड रखा गया है, ठीक है। लेकिन RBI ने ये पावर दे रखी है, RBI के पास ये पावर है कि वो चाहे तो उसको वो चेंज भी कर सकता है, किसके हिसाब से? सेक्शन 35A1 BR एक्ट के हिसाब से, कि इनकी ड्यूरेशन को बढ़ाया घटा भी सकता है। लेकिन IBA ने गाइडलाइन रखी कि भाई 8 साल, 5 से 8 साल तक आप मान के चलो, कोई इसके लिए बहुत एग्जैक्ट प्रिसाइज गाइडलाइंस नहीं है। लेकिन RBI चेंज कर सकता है गाइडलाइंस, किसके अंतर्गत? सेक्शन 35A1 के अंतर्गत BR एक्ट का। प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, हाँ ये देखिए इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अंतर्गत आपको कितने टाइम तक रिकॉर्ड रखना है वो चीज़ें कही गई हैं। कोई भी बैंक या FI होगा, मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा, तो उन्हें एक प्रॉपर ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड मेंटेन रखना है। क्यों? क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ मनी, मतलब कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग ना हो, इसलिए जो भी कैश ट्रांजेक्शंस होंगे जिनकी वैल्यू 10 लाख या उससे ज़्यादा है और फॉरेन करेंसी में, तो उनका रिकॉर्ड हो जाता है, इंपॉर्टेंट है, वो रखना है। कोई कैश ट्रांजैक्शन अगर 10 लाख से नीचे का है या उसके बराबर का है और फॉरेन करेंसी में है, जो कि 1 महीने के अंदर हुआ है, टोटल जो एग्रीगेट अगर टोटल 10 लाख या उससे ऊपर हो जाता है तो उसका भी रिकॉर्ड रखना है। कोई भी ट्रांजैक्शन जो अगर कोई भी ट्रांजैक्शन अगर ऐसा होता है जिसमें मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि 10 लाख से ऊपर का होता है, ठीक है, या फॉरेन करेंसी में, तो उसका भी रिकॉर्ड रखना है, NGO के लिए कहा गया है। कोई भी कैश ट्रांजैक्शन कोई अगर काउंटर फीट या फॉर्ज नोट, नकली नोट की कोई बात है तो उसमें भी रिकॉर्ड रखना होगा, उसमें कोई ट्रांजेक्शन हुआ है। और किसी प्रकार का अगर इसके अलावा और कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन लगे तो उसको भी रखना होता है अपने पास, ठीक है, मतलब वो रिकॉर्ड मेंटेन करना है PMLA के अंतर्गत। विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ पार्ट 1। आई होप यू लाइक द सेशन। इन केस इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल बवाल बैंकिंग क्लासेस।